नमस्कार दोस्तों, परमादास कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस 19 की वजह से सीबीएसई का 30% सिलेबस एक जगह जहां पे डिलीट कर दिया गया है, वहीं पर दूसरी जगह कई चैप्टर्स के अंदर कई नए टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। हमारे सेकंड चैप्टर में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में यानी कि द्वै ध्रुवीयता का अंत में कई नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं जिसको हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे सिनेरियो बदलते जा रहा है, नए नई सेंचुरी, नए दशक आ रहे हैं, डिकेड्स आ रहे हैं, वैसे वैसे पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे जो नए टॉपिक्स हैं, ये 5 टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं। एक तो यूनिपोलर वर्ल्ड, जो कि थर्ड चैप्टर्स को अधिकतर डिनोटेट करता था, मगर इसको पढ़ना जरूरी है और ये टॉपिक्स सेकंड चैप्टर्स में अब इंक्लूड कर दिया गया है। गल्फ ऑफ वार, ठीक है, और जो यूनिपोलर वर्ल्ड है वो जो है कैसे पता चलता है, गल्फ ऑफ वार, कोसोवा और 9/11 जो दंगे में जो अमेरिका का रोल था, किस तरीके से उसने पूरे वर्ल्ड को लीड किया, जो कि मैं अपने सेकंड चैप्टर्स के पिछले वीडियो में बता रखा है। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, किस तरीके से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और उसकी डिसइंटीग्रेशन का फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ, अमेरिका को हुआ, और उसके नाटो पैक्ट के अंदर शामिल जो देश थे उनको हुआ। ठीक है, तो यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, दो ध्रुवीयता, यानी कि एक विश्व का, यानी पूरे वर्ल्ड का दो हिस्सों में ना बंटकर अब एक हिस्से में, यानी कि एक बंदे के हाथ में हो जाना। उसकी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो गए आप काम से। गल्फ ऑफ वार मैं पहले ही कवर कर चुका हूं, इसका भी आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिफाइन किया है, आप देखना, और यहाँ से एक पर्सन बनता है आपका। ये गल्फ ऑफ वार यूनिपोलर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, और यहीं से ही आपको यूनिपोलरिटी के ये दो टॉपिक्स कवर होते हैं। ठीक है, अब जो ये नए जो टॉपिक्स हैं वो अधिकतर क्या नाम है, किस की और आपको आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं या कंसंट्रेट करवाना चाहते हैं, वो डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को, यानी कि जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, 90s, ठीक है, 1990s, ठीक है, के बाद जो क्या नाम है, यूएसएसआर का डिक्लाइन होने के बाद जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले क्या था कि लोग क्या नाम ऑथोरिटेरियन शिफ्ट की तरफ भागे थे, यानी कि राजतंत्र की तरफ भागे थे। वहां पे जनता का किसी तरीके से रोल ही नहीं होता था, ना ही वहां पे कोई इलेक्शन वगैरह होता था। ठीक है, तो ये सारे जो इवेंट्स हैं CIS, यानी कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट्स, अरब स्प्रिंग, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और काफी स्टूडेंट को डाउट्स है कि क्या होता है अरब स्प्रिंग, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, अरब स्प्रिंग के बारे में। फिर मिडल ईस्ट क्राइसिस जो है अफगानिस्तान में का जो मेन मुद्दा है, इवेंट है, तो इसको पढ़ेंगे। और फिर बाल्कन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 5 टॉपिक जो है हमारे सेकंड चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड हुए हैं। तो ये दो टॉपिक आपको ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कवर कर लिया है, और इसको मैं अरब स्पेन और CISS को नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अरब स्पेन को इसमें करने जा रहा हूं, और ये यानी कि आपकी 3 नेक्स्ट वीडियो आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अरब स्पेन आपको पहले बता दिया है कि ये जो अरब स्पेन है और CIS है, ठीक है, ये पूरा का पूरा डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को आपको बताता है कि किस तरीके से एक राजतंत्र देशों में, यानी शासक वाले देशों में जहां पे राजाओं का शासन चलता था, वहां पे किस तरीके से और क्यों डेमोक्रेसी आई। ठीक है, और लोगों ने क्यों चाहा कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी ज्यादा बेटर है रेदर देन राजतंत्र की तुलना में। ठीक है, क्यों, और वो ये भी जानते थे कि वो काफी समय से उसमें रहते हुए आए, फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि वो यहाँ पे इनको लोकतंत्र की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक हमारे मोहम्मद बावजीजी एक पर्सन है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इस पूरे डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस के अंदर, जो अरब कंट्री में हुआ था। ठीक है, अरब वर्ल्ड बोल लीजिए, जो अफ्रीका का नॉर्थन पार्ट है, वहां पे पूरा का पूरा ये रिवॉल्यूशन दिखा जाता है, जिसको आप डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन कह सकते हो, अरब या अरब की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो अरब क्रांति है, जिसको हमें पता है कि अरब क्रांति में सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ेंगे। अरब
स्प्रिंग के बारे में, जो 21st सेंचुरी में यानी कि 2000 अर्ली 2010 यानी कि 2011 से 2012 के बीच में ये पूरा पूरा डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट चला। तो आखिर क्या था ये? अरब जो है, एक अरब वर्ल्ड को डिनोट करता है जो अफ्रीका का नॉर्थन पार्ट है, लीबिया, इसको अभी मैं मैप के माध्यम से जाऊंगा, और स्पेन, स्पेन का मतलब होता है बसंत ऋतु। अब इस इवेंट का नाम अरब स्प्रिंग क्यों रखा गया? पहली वे बात यह है कि इसके नाम के पीछे अरब स्प्रिंग रखने का नाम का मतलब ये है क्योंकि इससे पहले जो दौर जो था, ठीक है, वो ऑथोरिटेरियन मोनार्की गवर्नमेंट का था, ठीक है, यानी कि राजतंत्र का था। तो उसमें क्या नाम है, जनता जो थी वहां पे जनता का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, कुछ नहीं था। मगर जिस तरीके से एक गर्मी के मौसम और क्या नाम है बरसात के मौसम में जिस तरीके से हमें घुटन और थोड़ा उस तरीके का महसूस होता है, मगर जैसे बसंत ऋतु आ जाती है तो हमारे चारों ओर क्या नाम है वातावरण जो इतना सुनहरा हो जाता है और प्रकृति इतनी खूबसूरत हो जाती है, तो उससे हमारा मन भी और प्रकृति भी ऊर्जावान हो जाती है। तो अरब में एक ऐसा इवेंट घटा जिसके बाद जो है पीपल थिंकिंग कर रहे थे, सोच रहे थे और उनको ऊर्जावान लगने लगा। क्यों लगने लग गया? क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जा रहे थे और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्थापित कर रहे थे, ठीक है, जहां पे वो क्या नाम है अपनी बात गवर्नमेंट से कर सकते थे, गवर्नमेंट और उनकी बात सुनेगी, ठीक है। अब इसके पीछे जो ये मूवमेंट था, ठीक है, अरब स्प्रिंग मूवमेंट था, वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था या आर्म रिविलियन प्रोटेस्ट था, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ था, क्योंकि वहां के लोग क्या थे, मोनार्क थे, वो जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं थी। आपकी चोरी हो रही है या कोई आपको मार रहा है, पुलिस भी आपको मार के चली जाती या कोई जवाबदेही नहीं थी, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती थी, ठीक है। यानी जस्टिस नाम की कोई अरब वर्ल्ड में यानी कि अफ्रीका के नॉर्थन पार्ट में कोई भी सुनवाई नहीं थी, जस्टिस तो था ही नहीं, इक्वलिटी की बात ही छोड़ दो, लिबर्टी की बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए क्या नाम है, और करप्शन हाई लेवल पे था, बेरोजगारी, गरीबी, ये सारी इतनी सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि भैया अब गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जरूरी है, अब आर्म रिविलियंस होना चाहिए, यानी कि सिविल वार हुआ। फिर अरब कंट्रीज में, अरब वर्ल्ड में हर जगह सिविल वार हुआ, हर कंट्री के अंदर। अब इस सिविल वार की शुरुआत कैसे हुई, इसको आइए जानते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत मोहम्मद बाऊजीजी के देहांत के बाद से होती है, जब वो क्या नाम है अपने शरीर का यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं। तुनिसिया के वो निवासी थे मोहम्मद बाऊजीजी, ठीक है। इनकी पिक्चर आपको दिखला देता हूं अभी मैं। ये जो है आपके मोहम्मद बाऊजीजी हैं, इनके आत्मदाह के बाद जो है ये मूवमेंट शुरू होता है आपका, ठीक है। इसको मैप के माध्यम से अभी समझते हैं। तो टूनिसिया से स्टार्ट होता है। टूनिसिया एक रिपब्लिक कंट्री है आज के समय में, जो नॉर्थन अफ्रीका का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहां से ये मूवमेंट शुरू होता है। क्यों होता है? ये जो मोहम्मद बाऊजीजी थे, इन्होंने क्या नाम है म्युनिसिपल यानी कि एमसीडी में अपने वहां के कंट्री के टूनिसिया के कंट्री में अपनी दुकान के लिए फूड ट्रेडर थे, यानी कि फूड सेलर थे, वो फूड बेचा करते थे दुकान लगा के। अब ये दुकान का लाइसेंस था नहीं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई दुकान के लाइसेंस के लिए वो क्या उन्होंने अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई किए कई वर्ष हो गए, मगर उनको दुकान उनके नाम पे रजिस्टर नहीं हुई। मगर एक दिन वो जाते हैं, और दूसरी बात कि बचपन में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से इनके घर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी, और इनकी जो बहनें थी इनकी पढ़ाई का खर्चे खुद देखते थे और साथ साथ खुद भी पढ़ते थे। तो सिर्फ 3 घंटे सोते थे ये, और 3 घंटे के बाद जो है अपना काम पे लग जाते थे, ताकि घर वालों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये था। एक दिन वो जब उठे और अपनी दुकान के लिए गए, तो वहां पे देखते हैं कि जहां वो दुकान लगाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि कोई और बंदा दुकान लगा रहा होता है, और उस बंदे को वहां पे लाइसेंस दे दिया जाता है दुकान लगाने का, और जबकि मोहम्मद बाऊजीजी को उस वहां पे दुकान लगाने का लाइसेंस नहीं मिलता है। और जब वो क्या नाम है एमसीडी जाते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाते हैं, तो वहां पर उनके साथ बहुत बदतमीजी होती है, उनको मारा जाता है, काफी प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। आप जानते हैं कि मिडिल क्लास जो होता है
वो एक जगता सोता हुआ शेर होता है, अगर उसको परेशान करोगे या उसके सर के ऊपर से पानी जाएगा जब, तो वो इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा खतरनाक जानवर का रूप ले लेता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ मोहम्मद बावजी जी के साथ, उनके साथ बहुत हुआ, उन्होंने आत्मदाह किया। जब वो के इवेंट लोगों ने पढ़ा और सुना और भ्रष्टाचार के बारे में सुना, यानी कि भ्रष्टाचार तो हाई लेवल पे था, मगर इस तरीके के से क्या नाम है, आप किसी को भी दे, तो इस इवेंट से शुरुआत होती है अरब स्प्रिंग की, ठीक है। तो तुनिसिया कंट्री से मोहम्मद बावजी जी के देहांत के बाद, ये आपका अफ्रीका का नॉर्थन पार्ट है और ये तुनिसिया है, ठीक है। ये आपका तुनिसिया, ये अल्जीरिया है, ये लाबिया है, ये इजिप्ट यानी कि मिस्र है, ये सीरिया या ये वाला हिस्सा जो सीरिया है आपका, और ये जॉर्डन है, और ये यमन है। तो ये पूरा हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, अरब वर्ल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, अरब वर्ल्ड कहलाता है। और ये पूरा इवेंट की पिक्चर्स है उस समय की, ठीक है, जो अरब स्पेन का और ये तुनिसिया का फ्लैग है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका का तुनिसिया पार्ट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड मैप का। तो ये आप समझ सकते हो, मैप को भी समझना जरूरी है। तो ये इस प्रकार से बहुत बड़े लेवल पे इवेंट हुआ, जो देख सकते हैं आप, ठीक है। सिर्फ किसके वजह, मोहम्मद बावजी जी की वजह से, और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उसको भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसकी डेट्स क्या हैं। 17 दिसंबर 2010 में क्या नाम है, उनका देहांत होता है मोहम्मद बावजी जी का, ठीक है। और ये इवेंट क्या नाम है, दिसंबर 2012 के अंत तक चलता है, ठीक है। और इस बीच में काफी सिविल वार होते हैं, सीरिया सिविल वार, लीबिया सिविल वार, इराक सिविल वार, सारे के सारे सिविल वार्स होते हैं, ठीक है। ये नॉर्थन अफ्रीका का पार्ट होता है जिसको हम अरब वर्ल्ड कहते हैं। इसका लोकेशन जो था, जिसमें तुनिसिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, ओमन, इजिप्ट, सीरिया, सूडान, इराक, डिजिबुटी, पैलेस्टीनियन, बहरेन, लीबिया, कुवैत, मोरक्को, मॉरिटेनिया, लेबनान, सऊदी अरबिया और इजराइल, ठीक है। ये टोटल 10 से 15 कंट्री हैं जो अरब वर्ल्ड के अंदर आती हैं। और इस जो तुनिसिया से मूवमेंट निकलता है अरब स्प्रिंग का, ठीक है, वो अरब स्प्रिंग से तुनिसिया से मूवमेंट निकल के अल्जीरिया, जॉर्डन और रोमान वगैरह कंट्री से निकलते हुए ये अरब वर्ल्ड के सभी कंट्री में मूवमेंट फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे तानाशाही शासक थे, ठीक है, राजतंत्र था, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं थी। लोग चाहते थे करप्शन कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, गरीबी कम हो, बेरोजगारी कम हो, ठीक है, और जस्टिस चाहते थे मेन बात। और जो जस्टिस यहाँ पे था नहीं, तो इस वजह से क्या है, ये मूवमेंट बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जहां पे सोशल मीडिया में जो फेसबुक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि डेमोक्रेसी होती क्या है, और इस मूवमेंट को बड़ा बनाने में, यानी कम समय में 2 साल में ये पूरा मूवमेंट पूरे अरब वर्ल्ड में फैल चुका था, ठीक है। तो सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। अब इनकी वजह से मूवमेंट शुरू हो गया, मगर उसके साथ साथ इनकी मौत तो एक कारण थी, मगर इनकी मौत के पीछे कई सारे कारण थे। क्या थे, सत्तावादी, यानी कि ऑटोरिटेरियनिज्म्स, ठीक है, यानी कि राजतंत्र पूरा वहां पे था, राजतंत्र शासकों का शासन था, और जस्टिस किसी नाम के चीज नहीं, मोनार्की गवर्नमेंट वहां पे थे, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी जनता परेशान थी, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी, और उसके मुताबिक कोई भी यानी कि रोजगार हो गया या लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। फिर 2002 में एनर्जी क्राइसिस आया, उससे भी काफी नुकसान हुआ। फिर करप्शन लेवल बहुत हाई था वहां पे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा होता था। अगर किसी ने चोरी कर ली तो उसका हार्ट काट दिया जाता था, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो उसको मार दिया जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे। तो इस तरह के कई सारे इवेंट्स हुआ करते थे, जिससे लोग परेशान थे। अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा थी, ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा थी। संप्रदाय, रिलीजन वार, यानी कि अगर कोई वहां पे दूसरे धर्म का होता था तो उसको इस्लाम में कन्वर्ट करवा लिया जाता था। और मोहम्मद बावजूदी का जो आत्मदाता, वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस इवेंट को क्रिएशन में, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा अरब वर्ल्ड में किस तरीके से मूवमेंट क्रिएट हुआ,
और इस इवेंट का जो एक इम्पोर्टेंट स्लोगन था, द पीपल वांट्स टू ब्रिंग डाउन द रेजिम्स, यानी कि लोग शासन को नीचे लाना चाहते थे, यानी कि जो शासक अपने आप को बहुत ऊपर मानते थे राजतंत्र में, ठीक है, राजा जो होते थे वहां पे, ठीक है, जो तो वो अपने आप को इतना ऊपर मानते थे और अपने से जो जनता को तुच्छ मानते थे, यानी कि उनके सामने उनकी कोई अहमियत नहीं हुआ करती थी। इसी वजह से लोगों ने क्या कहा, नहीं भाई अब डेमोक्रेसी आनी चाहिए और इनको इनकी औकात दिखलानी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया अरब स्पेन नाम का। और देन अरब स्पेन को आप अरब स्पेन विंटर भी कहते हैं, अरब अवेकिंग भी कहते हैं, अरब अपराइजिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने पूरे अरब वर्ल्ड को जगा दिया था नींद से, यानी कि एक होता है वैसे नॉर्मल ने, वही विवेकानंद का जी का आपको पता है ना, नींद से जागो, ठीक है। तो अपराइजिंग वाला अरब स्प्रिंग और अपराइजिंग इवेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि पूरे कंट्री में डेमोक्रेटिक मूवमेंट आ जाता है और एक लोगों में ऊर्जा आ जाती है, जिस तरीके से बसंत ऋतु के आने के बाद होती है, ठीक है। तो लोग पूरी अपने घरों से निकलते हैं, अपने बाहर से निकलते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अरब में डेमोक्रेसी को जन्म देता है, अरब कंट्री के अंदर, अरब वर्ल्ड में, ठीक है। क्या करता है, अरब वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को जन्म देता है। और उसके बाद 2011 के बाद से अरब के कई कंट्रियों में डेमोक्रेसी आई, ठीक है। और लोगों ने वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से अपने प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को चुना, ठीक है, उनको वोटर्स का राइट्स मिला कई सारी, और विमेंस को भी। तो इस तरीके से ये अरब क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें सोशल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इसको समझ लिया है आपने, उम्मीद करता हूँ आप सबको सारी बात समझ में आ गई होगी।